क्या आपने कभी सुना है कि एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 2 कत्ल और जेल तोड़कर भागने का इल्जाम हो, जिसे उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक सुनाई गई हो, उसी क्रिमिनल के मरने के बाद वो जिस जेल में रखा जाता हो, उस जेल के हिस्से को एक म्यूजियम में बदलकर उस क्रिमिनल का स्टैचू बना दिया गया हो। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आइए जानते हैं सुपर ह्यूमन कहे जाने वाले योशिए शिरातोरी के बारे में। आपने वैसे तो कई जेल ब्रेक्स की कहानियां सुनी होंगी, पर योशिए शिरातोरी की कहानी सबसे अलग और चौंका देने वाली है। साल 1936 में जापान पुलिस जापान के आओमोरी शहर में एक 29 साल के शख्स को लूटपाट और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। पर वो शख्स लूटपाट का इल्जाम तो कबूल कर लेता है, पर वो कहता है कि कत्ल उसने नहीं किया। पर पुलिस जोर जबरदस्ती से उससे कबूल करवाती है कि ये कत्ल उसी ने किया था, जिसके बाद उसे अदालत के फैसले के तहत आओमोरी जेल में भेजा जाता है। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था वो योशिए शिरातोरी था, जिसका जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के आओमोरी शहर में हुआ था। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो जाने के कारण सारी जिम्मेदारियों का बोझ योशिए शिरातोरी पर आ जाता है और वो 12-13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर देता है, जिसमें कि मछुआरों के साथ केकड़े पकड़ना और तोफू की दुकान पे काम करने जैसे काम भी शामिल थे। लेकिन वो जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि इन कामों से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और इसी पैसे कमाने की चाहत में वो गुनाहों की दुनिया में कदम रख देता है और उसने लूटपाट और चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो अब थोड़ी अच्छी जिंदगी जी पा रहा था। इसी दौरान वो एक लड़की से भी शादी करता है, जिससे कि उसे एक बेटी होती है। साल 1936 में जापान की पुलिस लूटपाट के दौरान हुए एक कत्ल में कातिल की तलाश में थी। उन्हें असली मुजरिम तो नहीं, लेकिन इत्तेफाक से योशिए शिरातोरी मिलता है, जो कि एक पेशेवर लुटेरा था। पुलिस उसे उठाकर आओमोरी जेल में डाल देती है, बावजूद इसके कि उसने वो कत्ल किया ही नहीं था। शिरातोरी जेल में अपने दिन ही काट रहा होता है और दूसरी तरफ कोर्ट में सरकारी वकील उसे सजाए मौत देने की मांग करते हैं। इसी बीच एक दिन जब जेल के गार्ड्स शिरातोरी के सेल में झांकते हैं तो वो देखते हैं कि शिरातोरी अब तक सो रहा है और जेल के रूल्स के हिसाब से अब तक शिरातोरी को उठकर काम पर लग जाना चाहिए था। पर उस सुबह ऐसा क्या हुआ कि शिरातोरी अब तक नहीं उठा? तो जेल के गार्ड ने शिरातोरी के सेल में जाकर गुस्से से उसकी चादर खींच दी और चादर खींचते ही गार्ड हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां शिरातोरी नहीं बल्कि सिर्फ तकिया था और शिरातोरी गायब था। शिरातोरी जब पहली बार जेल में आया था तो उसके साथ जेल के गार्ड्स बहुत ही बुरा सलूक करते थे। सिर्फ शिरातोरी ही नहीं बल्कि जेल के सारे ही कैदियों के साथ यही सलूक किया जाता। गार्ड्स उन्हें कभी भी बेरहमी से पीटना शुरू कर देते, भद्दी भद्दी गालियां देते और उनका मजाक उड़ाते। उस वक्त जापान के सिर्फ 1-2 जेल को छोड़कर लगभग सभी जेलों की हालत यही थी और सरकारी वकील शिरातोरी के लिए सजाए मौत मांग रहे थे, उस कत्ल के लिए जो उसने किया ही नहीं था। इसलिए शिरातोरी ने जेल के टॉर्चर और मौत की सजा से बचने के लिए जेल से भागने का फैसला किया और शुरुआती कुछ महीनों तक जेल के गार्ड्स के पहरा देने के पैटर्न को नोटिस करने के बाद शिरातोरी ने पाया कि गार्ड्स की हर पेट्रोलिंग के बीच 15 मिनट का फर्क है। यानी एक गार्ड अगर उसके सेल के सामने से अभी गुजरा तो अगला गार्ड 15 मिनट बाद उसके सेल के सामने से गुजरेगा। और अगर योशिए शिरातोरी को जेल से भागना है तो उसे इन्हीं 15 मिनट के बीच जेल को तोड़कर भागना होगा। पर मुसीबत इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसे आगे 6 दरवाजे और खोलकर गार्ड्स की नजरों से बचकर बाहर निकलना था, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शिरातोरी को सुपर ह्यूमन कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसी खूबियां थी, कुछ ऐसी खासियतें थी जो कि किसी आम इंसान में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस पॉइंट पर उसने अपनी पहली काबिलियत का इस्तेमाल किया, जो कि थी कि अगर उसे लोहे का कोई भी छोटे से छोटा टुकड़ा या तार मिल जाए तो वो मिनट से पहले ही उस ताले को खोल सकता था। तो एक दिन शिरातोरी ने नहाने के लिए जो बाल्टी मिलती थी, उसने किसी तरह उस बाल्टी के तार को चुराकर अपने पास रख लिया और एक सुबह 5:30 बजे के आसपास जब गार्ड्स उसके सेल के आगे से गुजरा तो उसने अपने बिस्तर पर तकियों को ऐसे रख दिया जिससे कि देखने वाले को लगे कि शिरातोरी वहीं सो रहा है। और शिरातोरी अगले 15 मिनट के अंदर अपने सेल और बाकी 6 दरवाजों के तालों को खोलकर और उन्हें वापस लगाकर, ताकि सुबह तक किसी को भी शक ना हो, जेल से फरार हो गया। अगली सुबह योशिए शिरातोरी को जेल और जेल के आसपास हर जगह ढूंढा गया, पर तब तक शिरातोरी काफी दूर निकल चुका था और ये जेल ब्रेक शिरातोरी की जिंदगी का पहला जेल ब्रेक था। पर शिरातोरी सिर्फ 3 दिन तक ही आजाद रह पाया, क्योंकि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। शिरातोरी आओमोरी में ही छुपा हुआ था, पर ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसने 3 दिनों से कुछ खाया था।
तो वो अस्पताल में घुसकर कुछ सामान चुरा रहा होता है कि तभी उसे हॉस्पिटल का स्टाफ पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब जैसे कि पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी, तो उसके मिलने पर उसे फिर से आओमोरी जेल में ही डाल दिया जाता है और अब की बार शिरातोरी के ऊपर लूटपाट और कत्ल के साथ साथ जेल से भागने का भी मुकदमा चलाया जाता है और अदालत शिरातोरी के इन इल्जामों के चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब शिरातोरी कई सालों तक अपनी सजा ही काट रहा होता है कि तभी 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें कि जापान अपने मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे कई देशों के खिलाफ लड़ रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के चलते सिक्योरिटी रीजंस के कारण 1942 में योशिए शिरातोरी को आओमोरी जेल से अकीता जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि उस वक्त आओमोरी जेल के मुकाबले काफी सुरक्षित था और शिरातोरी के पहले भी एक बार जेल तोड़कर भागने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अकीता जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल तैयार करवाया जाता है, जिसकी दीवारें कॉपर यानी तांबे से बनवाई जाती है, जो कि बहुत ही चिकनी थी और छत इतनी ऊंची कि बिना किसी सहारे उस तक पहुंचना नामुमकिन था और सेल का दरवाजा जाली वाला नहीं बल्कि पूरा सॉलिड था और उस सेल में सिर्फ एक ही खिड़की थी जो कि सेल की सीलिंग पर थी ताकि सेल में हवा और रोशनी आ सके और इस सेल का साइज इतना छोटा था कि सिर्फ एक आदमी ही उसमें फिट हो सकता था। और इतना ही नहीं, शिरातोरी के पहले जेल ब्रेक की बात पता होने की वजह से अकीता जेल के गार्ड्स उससे काफी खुंदक खाते थे और उसे आओमोरी जेल से भी ज्यादा मारा पीटा जाता और बाकी कैदियों के मुकाबले जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाता था और 24 घंटे हथकड़ी लगाकर रखा जाता था और कड़कड़ाती ठंड में भी उसे ना तो गर्मी के कपड़े मिलते और ना ही फर्श पर बिछाने के लिए कोई चादर। पर उस जेल का हेड गार्ड कोबायाशी काफी रहमदिल था और वो कई बार जब गार्ड्स शिरातोरी की पिटाई कर रहे होते थे तो वो आकर उसे बचाता और कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। अब कई महीने बीते पर भी जेल के गार्ड्स उसे टॉर्चर करना बंद नहीं करते। तो 15 जून 1942 को आधी रात जब एक गार्ड खिड़की से शिरातोरी के सेल में झांकता है तो दंग रह जाता है क्योंकि शिरातोरी सेल से गायब होता है और जब गार्ड्स सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि छत की खिड़की गायब है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर शिरातोरी छत तक पहुंचा कैसे। दरअसल शिरातोरी ने इस जेल में पहुंचते ही यहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ से भागने के लिए उसने अपनी दूसरी खूबी का इस्तेमाल किया और वो ये थी कि शिरातोरी चिकनी से चिकनी दीवार पर भी छिपकली की तरह बड़ी आराम से चढ़ जाता था। तो कुछ महीने से शिरातोरी ने कहीं से एक मेटल के टुकड़े का इंतजाम कर लिया था और रात को गार्ड्स के जाने के बाद वो उस टुकड़े से अपनी हथकड़ी खोलता और दीवार पर चढ़कर छत तक पहुंचने की प्रैक्टिस करता और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ही वो छत तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। पर वो तब नहीं भागा बल्कि सही समय आने का इंतजार करने लगा। 15 जून 1942 की रात को बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश और तूफान की आड़ में शिरातोरी अपनी हथकड़ी खोलकर छत तक पहुंचता है और खिड़की पर लगी लकड़े की फ्रेम को निकालकर छत के जरिए जेल से फरार हो जाता है ताकि इस बारिश और तूफान में उसके कदमों की आहट किसी के कानों तक ना पहुंच पाए। अकीता जेल से निकलने के बाद शिरातोरी वापस अपने घर जाना चाहता था, पर उसे पता था कि पुलिस उसके घर की निगरानी कर रही होगी, इसीलिए वो आवमोरी में ही छुपते छुपाते घूम रहा होता है। करीब 3 महीनों तक पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है पर उसका कोई अता पता नहीं लग पाता। एक रात 18 सितंबर 1942 को अकीता जेल के हेड गार्ड कोबायाशी के दरवाजे पर एक दस्तक होती है और जब कोबायाशी गेट खोलता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि उसके दरवाजे पर शिरातोरी खुद चलकर आया था। शिरातोरी की हालत देखकर कोबायाशी उसे अंदर बुलाता है और उसे खाना खिलाता है। उसके बाद जब कोबायाशी ने शिरातोरी से पूछा कि जब तुम जेल से भाग ही गए थे तो मेरे पास वापस क्यों आए, तो शिरातोरी जवाब देता है कि मैं कभी भी जेल से भागना नहीं चाहता था, पर जेल के टॉर्चर और उस पर लगे गलत इल्जामों के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। वो कहता है जेल में बस एक तुम ही थे जो कि मुझसे नरमी से पेश आते थे और जिसने मेरे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ, पर पुलिस के सामने नहीं बल्कि जापान की जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि मैं उन्हें जेल में कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में बता सकूं। कोबायाशी उसकी बात सुनने के बाद उसे दिलासा देकर मदद करने का वादा करता है, पर वो ऐसा नहीं करता। जब शिरातोरी बाथरूम में होता है तो कोबायाशी फोन करके पुलिस को बुला लेता है और थोड़ी ही देर में जापान पुलिस कोबायाशी के घर के बाहर पहुंच जाती है और शिरातोरी को गिरफ्तार कर लेती है। शिरातोरी अपने साथ हुए धोखे के बाद ये तय करता है कि आज के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा।
अब शिरातोरी के पकड़े जाने के बाद उस पर जेल से भागने और कत्ल करने के जुर्म में एक और मुकदमा चलाया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा में 3 साल की सजा और जोड़ दी जाती है। अदालत में शिरातोरी अपने ऊपर लगे इल्जामों को कबूल कर कोर्ट में अपील करता है कि उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए। उस वक्त टोक्यो की जेल की हालत जापान की बाकी जेलों के मुकाबले काफी अच्छी थी और वहां का मौसम भी थोड़ा गर्म होता था, मगर अदालत उसकी इस अर्जी को ठुकरा कर आबाशिरी जेल में भेज देती है, जो कि जापान के सबसे उत्तरी भाग में था। आबाशिरी जेल में सबसे खतरनाक और खूंखार मुजरिमों को रखा जाता था, क्योंकि ये जेल सबसे सुरक्षित जेल थी और आज तक यहाँ से कोई भी भाग नहीं सका था। और अगर किसी ने भागने की कोशिश भी की तो उसे गोली मार दी जाती। और अगर मान लिया जाए कि अगर कोई कैदी सारी सुरक्षा को मात देकर जेल से बाहर निकल भी आता, तब भी उसका बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस जेल के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की पहाड़ियां थी, जहां गर्मी में भी तापमान बर्फ जमा देने वाला होता था। अब आबाशिरी जेल में भी शिरातोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जाता है, जिसमें कि उसके शरीर के मुकाबले काफी छोटी खिड़की बनवाई जाती है ताकि वो उससे भाग ना सके। और यहाँ भी गार्ड शिरातोरी को बुरी तरह पीटा करते, गालियां देते और चैलेंज करते कि अब भाग के दिखा। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना पीटा कि गुस्से में उसने गार्ड्स के सामने ही हथकड़ियां तोड़ दी और कहा कि मैं यहाँ से भाग के दिखाऊंगा। ये देखकर गार्ड्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो अपनी तीसरी खूबी, जो कि थी सुपर ह्यूमन जितनी ताकत, जो कि वो लोहे की हथकड़ी तोड़कर बता चुका था, उसकी इस ताकत को देखकर गार्ड समझ गए कि नॉर्मल हथकड़ी को तोड़ना शिरातोरी के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल हथकड़ी और बेड़िया बनवाई, जिनका वजन 20-20 किलो का था और उनमें कहीं भी कोई चाबी लगाने की जगह नहीं थी कि कोई उसे खोल पाए। वो हथकड़ी और बेड़िया शिरातोरी को 24 घंटे पहना कर रखा जाता था। खाना खाने के लिए भी उसकी हथकड़ी और बेड़िया नहीं निकाली जाती, जिससे कि उसे जानवरों की तरह खाना खाना पड़ता। वो ना तो ढंग से सो पाता और ना ही ढंग से खा पाता। सिर्फ 2-3 हफ्ते में एक बार उसके नहाने धोने और कपड़े बदलने के लिए उसकी हथकड़ियों को खोला जाता और उसके लिए भी बाहर से 2 स्पेशल कारीगर बुलवाए जाते, जिन्हें भी वो हथकड़ियां और बेड़िया खोलने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते थे। इसी तरह 3 साल गुजरने के बाद 26 अगस्त 1944 की एक रात को दूसरे विश्व युद्ध के चलते जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था, ताकि दुश्मन देश के प्लेन को चारों तरफ अंधेरा और सारे घर काले कपड़े से ढके होने के कारण अपना टारगेट न मिल पाए। तो जब पूरे जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था, तो आबाशिरी जेल के गार्ड्स को छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। और जब वो योशिए शिरातोरी के सेल में उस छोटी सी खिड़की से झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो 20-20 किलो की हथकड़ियां शिरातोरी को पहनाई गई थी वो एक कोने में पड़ी थी और शिरातोरी एक बार फिर जेल से भाग चुका था। और ये सब शिरातोरी ने पिछले 6 महीने से प्लान करना शुरू कर दिया था। शिरातोरी को खाने के साथ 1 कटोरी मीसो सूप रोज दिया जाता था, तो शिरातोरी रोज गार्ड्स की नजरों से बचाकर मीसो सूप को थोड़ा खाता और थोड़ा अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के जॉइंट पर और सेल के दरवाजे पर जो खिड़की बनी हुई थी उसके बोल्ट पर गिरा देता, ताकि सूप में जो नमक की मात्रा होती है उसकी वजह से लोहे की हथकड़ी और खिड़कियों के बोल्ट पर जंग लग सके। और 6 महीने तक लगातार ऐसा करने के बाद शिरातोरी अपनी कोशिश में कामयाब हुआ, क्योंकि हथकड़ियों में जंग लगनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे हथकड़ियों और दरवाजों में पूरी तरह जंग लग चुका था। और वॉर टाइम ब्लैकआउट वाली रात को चारों तरफ अंधेरे का फायदा उठाते हुए शिरातोरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लग चुकी उन बेड़ियों को तोड़ दिया। अब सवाल था कि वो उस छोटी सी खिड़की से बाहर कैसे जाएगा। यहाँ पर शिरातोरी ने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया, जो कि थी योशिए शिरातोरी अपनी बॉडी के किसी भी जॉइंट को डिसलोकेट कर सकता था और अपने शरीर का साइज छोटा या बड़ा कर सकता था। तो शिरातोरी ने खिड़की के बोल्ट को खोलकर मेटल फ्रेम को निकालकर अपने अंडरगारमेंट्स को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर वो जेल से बाहर आ गया और छत के रास्ते ब्लैकआउट होने के कारण अंधेरे में गायब हो गया। क्योंकि उस रात चारों तरफ अंधेरा था तो कोई भी उसे उस रात ढूंढने नहीं निकलता और शिरातोरी को उस एरिया से निकलने के लिए पूरी रात का वक्त मिल गया। अगली सुबह उसे हर जगह दूर दूर तक ढूंढा गया, पर शिरातोरी कहीं नहीं मिला। अब कई दिनों की खोजबीन के बाद जब शिरातोरी नहीं मिला तो गार्ड्स को लगा कि शायद शिरातोरी ठंड और वहां मौजूद जानवरों के हत्थे चढ़ चुका है और अब शायद वो जिंदा नहीं है। धीरे धीरे वक्त गुजरा और खोजबीन ठंडी पड़ती चली गई। अब जैसे कि दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया।
तो अब जापान का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में था और शिरातोरी को जेल से भागे हुए काफी वक्त भी हो चुका था। तो धीरे धीरे सब शिरातोरी को भूल गए। अब इसके करीब 2 सालों बाद साल 1946 के अंत में जापान पुलिस ने सापोरा नाम के एक शहर से एक आदमी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और जब उसकी पहचान सामने आई तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि गिरफ्तार किया जाने वाला इंसान योशिए शिरातोरी था, जो कि पहले 3 बार जेल से भाग चुका है। इसके बाद योशिए शिरातोरी पुलिस को पिछले 2 सालों की कहानी सुनाते हुए बताता है कि कैसे उसने जेल से भागने के बाद एक बर्फ से ढकी गुफा के अंदर अपने 2 साल गुजारे और छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरा। पर इतना समय उस गुफा में गुजारने के बाद उससे रहा नहीं गया, तो वो बाहर आ गया। पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं। जापानी भाषा के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज की जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब उसने कुछ अखबार पढ़े तब जाकर उसे पता चलता है कि अब जापान पर अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है और दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका है। ये जानकर शिरातोरी काफी खुश होता है, क्योंकि उसने सोचा अब तक तो सभी लोग उसे भूल चुके होंगे और उसने वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने का सोचा। शिरातोरी की ये सोच कई हद तक सच भी थी, पर उससे एक गलती हो जाती है। दरअसल शिरातोरी 50 दिनों तक का सफर पैदल तय कर साप्रो पहुंचता है और उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। तो उसे एक टमाटर का खेत नजर आता है और वो उस खेत में बिना पूछे टमाटर तोड़कर खाने लगता है। पर उसी वक्त उस खेत को संभालने वाला किसान वहां आ जाता है और वो सोचता है कि शिरातोरी कोई चोर है और वो किसान शिरातोरी पर अपनी कुदाल से हमला कर देता है और शिरातोरी अपना बचाव करता है, लेकिन इस हाथापाई में वो कुदाल शिरातोरी के हाथों उस किसान को लग जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और बाकी लोगों को ये जब पता लगता है तो वो शिरातोरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब शिरातोरी तीसरी बार जेल से भागने के 2 साल बाद एक बार फिर पुलिस की हिरासत में था। इसके बाद शिरातोरी की पेशी साप्रो कोर्ट में होती है, जहां वो अपील करता है कि उस किसान की मौत सेल्फ डिफेंस के चलते हुई और वो उसे मारना नहीं चाहता था। पर उसकी एक भी बात ना सुनते हुए कोर्ट उसे इस बार सजाए मौत सुना देती है और उसे साप्रो जेल में भेज दिया जाता है। वहां पर भी शिरातोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनवाया जाता है, जिसकी दीवार, छत और दरवाजे भी स्टील के बनवाए जाते हैं और जो खिड़कियां बनाई जाती है वो शिरातोरी के सर से भी छोटी बनाई जाती है, ताकि वो वहां से निकलकर भाग ना सके। और 6 हथियारबंद गार्ड्स 24 घंटे शिरातोरी पर नजर रखते हैं। लेकिन इस बार शिरातोरी को कोई हथकड़ी नहीं पहनाई जाती और पहनाते तो भी उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हथकड़ी तोड़ना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब शिरातोरी जब साप्रो जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था तो वो अक्सर अपनी सेल की छत को देखा करता और ये देखकर गार्ड्स उसका काफी मजाक उड़ाया करते और उसे कहते कि अब यहाँ से कैसे भागेगा। और वक्त वक्त पर गार्ड्स शिरातोरी की छत, दीवार और दरवाजे को भी चेक करते, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर अब शिरातोरी ने बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दिया था। वो हमेशा अपने जमीन पर रखे गद्दे पर पड़ा रहता और कभी सुबह टाइम से नहीं उठ पाता, जिसके लिए उसे बहुत मार भी पड़ती। पर उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। गार्ड्स कई बार उसके सेल में जाकर उसे जबरदस्ती जब तक नहीं उठाते वो नहीं उठता। समय के साथ साथ गार्ड्स भी अब उसकी ढलती उम्र को देखकर उसे देर तक सोने देते और जब अगले कई वक्त तक उसने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे गार्ड्स भी उसकी तरफ से बेफिक्र हो गए। अब एक दिन ऐसे ही जब कोई आवाज देने पर शिरातोरी नहीं उठा तो एक गार्ड ने उसके सेल में घुसकर उसकी चादर खींच दी और चादर खींचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फिर एक बार शिरातोरी जेल से गायब था। इसके बाद सेल के दरवाजे, खिड़की, दीवार, हर चीज को अच्छे से चेक किया गया, पर वहां कुछ भी नहीं टूटा फूटा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शिरातोरी आखिर गायब कैसे हुआ। और तभी उनमें से एक गार्ड ने शिरातोरी का गद्दा हटाया और तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल शिरातोरी के गद्दे के नीचे एक सुरंग पाई गई थी, जो कि जेल के बाहर निकलती थी। उन लोगों ने शिरातोरी ना भाग सके इसके लिए दीवार, छत और दरवाजे तो मजबूत बना दिए थे, पर जमीन का क्या? जमीन पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शिरातोरी पिछले कई महीने से अपने गद्दे के नीचे एक सुरंग खोद रहा था। जब भी कोई गार्ड उससे थोड़ी देर के लिए भी अपनी नजर हटाता तो तुरंत वो अपनी जगह तकिया रखकर अपने गद्दे के नीचे चला जाता और सूप बाउल से सुरंग बनाता। और जिस वुडन फ्लोर पर उसका गद्दा रखा हुआ था उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था, जो कि अक्सर फ्लोर की लकड़ी को सड़न से बचाने के लिए रखा जाता है। और शिरातोरी उसी जगह पर अपनी सुरंग से खोदी हुई मिट्टी को छुपाता था। और जब शिरातोरी शुरुआत में ऊपर देखा करता था वो इसीलिए करता था ताकि गार्ड्स को लगे कि इस बार भी शिरातोरी छत के रास्ते भागेगा और किसी का जमीन पर ध्यान ही ना जाए।
और ये सब भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। और जब शिरातोरी की सुरंग तैयार हो गई उसके बाद वो जेल से भाग गया। इसके बाद शिरातोरी तकरीबन 1 साल तक छुपते छुपाते घूमता रहा, लेकिन साल 1948 में शिरातोरी साप्रो शहर के ही एक पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। अब तक शिरातोरी पुलिस से भागते भागते थक चुका था, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी। वो अपनी इसी सोच में डूबा हुआ था कि एक पुलिस ऑफिसर उसके बगल में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। अब शिरातोरी घबरा तो गया, पर ऑफिसर को शक ना हो इसलिए वो बेंच पर ही शांति से बैठा रहा। तभी उस ऑफिसर ने अपना सिगरेट का डब्बा निकाला और उसमें से एक सिगरेट शिरातोरी को भी ऑफर की। ये देखकर शिरातोरी दंग रह गया, क्योंकि उस वक्त पर सिगरेट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था और सिर्फ रईस लोग ही सिगरेट पिया करते थे। और जब पुलिस वाले ने एक सिगरेट शिरातोरी को ऑफर की तो ऑफिसर के इस जेस्चर को देखकर शिरातोरी की आंखें भर आई। और क्योंकि पहली बार किसी पुलिस वाले ने उसे इतना सम्मान दिया था तो शिरातोरी भावुक हो गया, वरना अब तक तो शिरातोरी को हर पुलिस वाले ने सिर्फ टॉर्चर ही किया था। और इतनी ऊंची रेंज के पुलिस वाले से मिले इस सम्मान को देखकर शिरातोरी समझ गया कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता, और उसे काफी गिल्टी फील हुआ। इसके बाद शिरातोरी उस ऑफिसर को अपना पूरा नाम बताता है और उसका पूरा नाम सुनकर ऑफिसर चौंक जाता है। फिर शिरातोरी उसे अपने जेल से भागने की वजह और अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और इस बार ये ऑफिसर शिरातोरी की पूरी कहानी सुनने के बाद सच में उसकी मदद करता है और उसे जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेश करता है, जहां उसके केस की फिर एक बार जांच होती है, जिसमें कि पाया जाता है कि जिस किसान की मौत शिरातोरी के हाथों हुई थी वो एक हादसा था और वो जब तक जेल में रहा उसने जेल के किसी भी गार्ड के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और उसके इसी अच्छे बर्ताव को और उसके साथ हुई नाइंसाफियों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने उसकी सजा कम करते हुए उसे सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई और उसकी मौत की सजा को भी खारिज कर दिया गया। और इस बार उसकी अपील को मानकर उसे टोक्यो जेल में रखा गया। टोक्यो जेल में भी उसके ना भागने के सारे इंतजाम किए गए, पर शिरातोरी इस बार टोक्यो जेल से नहीं भागा और करीब 14 साल बाद 1961 में शिरातोरी अपने अच्छे व्यवहार की वजह से परेल पर जेल से पहली बार बाहर आया। और ये पहली बार हुआ था कि उसे किसी से छुपने छुपाने की जरूरत नहीं थी, वो बेफिक्र अपने घर जा सकता था। लेकिन जब शिरातोरी अपने घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि उसकी बीवी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी बेटी अब भी उस घर में रहा करती थी। तो शिरातोरी ने अपने कुछ साल अपनी बेटी के साथ ही छोटे मोटे काम करके गुजारे और साल 1979 24 फरवरी को शिरातोरी 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से गुजर जाता है। और जब उसकी कहानी लोगों के सामने आई तो लोगों ने उसे सुपर ह्यूमन का टैग दे दिया और उसे एक हीरो की तरह माना जाने लगा। और इसके बाद जापान की कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार आया, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट शिरातोरी को ही दिया जाता है। शिरातोरी ही वो इंसान था जिसे कोई भी जेल कैद नहीं कर पाई और उसके मरने के बाद कई किताबें लिखी गई और उस पर फिल्में भी बनाई गई। और जैसे कि शिरातोरी आबाशिरी जेल से मीसो सूप का इस्तेमाल करके भागा था, वो इतना फेमस हुआ कि उस जेल के हिस्से को शिरातोरी का एक स्टैचू बनवाकर एक म्यूजियम में बदल दिया गया, जो कि आज भी है। तो बस यही थी योशी शिरातोरी की कहानी एंड आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।